Hello, neat parent. Welcome to the beautiful lecture of Enzyme Part 2. Myself, Manish Kumar, currently pursuing MBBS at STEMCH. Today in this video, we will cover the Part 2 of Enzyme. पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था एंजाइम के बेसिक वाले पार्ट को। इसमें हम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग। लास्ट के जो 3 टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, इन तीनों टॉपिक को एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। पर आपको इसकी बेसिक जाननी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप क्या होते हैं, लिविंग स्टेट किस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कितनी मिलीमोल पर लीटर होती है, ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ये सब देखेंगे हम इसमें। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि किस बेसिस पे हम एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, जिस रिएक्शन को, किस टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है एंजाइम, उसके अकॉर्डिंग इसे 6 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। 6 क्लासेज में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेज। इनमें से क्या है कि प्रत्येक क्लास के अंदर में 4 से 13 सब क्लासेज हैं। अब एंजाइम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसको 4 डिजिट नंबर से डिनोट करते हैं। 4 डिजिट नंबर में जो 4 डिजिट में से ईच डिजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो 4 डिजिट में सबसे पहला डिजिट होता है, जैसे कि SGOT और SGPT, ये 2 एंजाइम है, ठीक है। इसका जो एंजाइम नंबर है वो कितना है, 4 डिजिट नंबर 2611 2612 ये है। तो पहला जो ये नंबर है, ये पहला नंबर किस चीज को बता रहा है, क्लास को बता रहा है। और दूसरा जो नंबर होता है वो किसको बताता है, सब क्लास को बताता है, सब क्लास को। और तीसरा जो नंबर होता है वो किसको बताता है, सब क्लास को बताता है, ठीक है, सब क्लास। और जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, तरह से इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होता है, इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में एंजाइम जो होता है उसको हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 6 क्लासेस कौन कौन से, इसको याद रखना जो होता है, एक सीरीज में याद रखना होता है। तो पहला हो गया क्लास, जो पहला क्लास है वो क्या है, पहला क्लास है OTHLIL, ऐसे याद रखना होता है, OTHLIL, ठीक है। OTHLIL, OT से आप याद रखो ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। H से हॉस्पिटल याद रखो, तो OTHLIL हो गया ये, ठीक है। तो O से ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, T से ट्रांसफेरेज, H से हाइड्रोलाइसेज, L से हो गया लाइसेज, और I से क्या हो गया, आइसोमेरेज, और L से हो गया लाइगेज। एक एक करके चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला जो क्लास है वो क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, ये जो होता है मेनली जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें एक सबस्टेट का ऑक्सीडेशन दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है, उस केस में ये एंजाइम काम करता है, उस रिएक्शन को ये एंजाइम कैटालाइज करता है। मेनली इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। कौन से ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो हाइड्रोजन ग्रुप का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 सबस्ट्रेट है अपने पास, एक है ए, दूसरा क्या है A डैश है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंजाइम के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज में पहला तो एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज ही होगा, और दूसरा एग्जाम्पल जो वो क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आप याद करो कहाँ पढ़े थे आप रिस्पायरेशन के अंदर इसको पढ़ते हो। इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ये क्या होता है BC1, फिर उसके बाद क्या होता है A3, और उसके बीच में क्या होता है C। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, BC1 का CA का A3, और इसको इस अकॉर्डिंग में आप इसको ये कर सकते हो, BC1 एक हो गया, फिर C हो गया, फिर A3 हो गया। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसी के पास क्या होता है, 2 कॉपर सेंटर होता है। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो क्लास है वो क्या है, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर होगा। तो ऐसे एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर अगर हो गया तो वो पहला क्लास हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेज टाइप के एंजाइम को, उस तरह के एंजाइम को हम ट्रांसफेरेज कहते हैं। जैसे कि कोई सबस्ट्रेट ए है, इस सबस्ट्रेट के पास क्या है, सबस्ट्रेट ए है, और इसके पास कोई ग्रुप G अटैच्ड है, ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है, और ये A डैश है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर होकर इसके पास चला जा रहा है, तो A डैश G बन रहा है और ये A हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेज। एग्जाम्पल है ट्रांस एमाइनेज, अगर एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो,
किस ग्रुप का, एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो, यहाँ पर एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेज कहते हैं। इसी तरह से हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज आपने कहाँ पढ़ा, हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में। तो ये क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, उसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। फिर तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर देखें तो ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है ऐसे रिएक्शन को जहां पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, किसका, एस्टर का होता है हाइड्रोलाइसिस, ईथर का होता है हाइड्रोलाइसिस, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है, और क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, कार्बन कार्बन बॉन्ड का, कार्बन हैलाइड बॉन्ड का, पीएन बॉन्ड का, इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब ये है कि H2O के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को तोड़ देना। जैसे कि ईस्टर है, ईस्टर किस चीज से मिलकर बना हुआ है आपको पता है, ईस्टर में क्या होता है, एक तरह से अल्कोहल, एल्कोहल और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इससे क्या बनता है, इस दोनों में से अगर H2O यहाँ से पानी निकल जाए तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है ईस्टर। तो ईस्टर के अंदर अगर यहाँ पर हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में इसको अगर तोड़ दें, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में तोड़ दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये कैटेलाइजिंग होगा। उसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है प्रोटीन के अंदर में, उसको, उसमें भी क्या होता है, एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप होता है। एसिडिक में कार्बोक्सिलिक होता है और बेसिक में NH2 ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होगा कि फिर से अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर वो दोनों कंस्टिट्यूएंट बन जाएगा। प्रोटीन जैसे है कि हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल देखें तो प्रोटीन जो होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो मेनली किस में आता है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर ही आता है। प्रोटीन को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, प्रोटीएज है। प्रोटीन को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम वो क्या है, प्रोटीएज है। फिर इसी तरीके से लाइपेज है, लिपिड को ब्रेक करने वाला। फिर उसी तरह से कार्बोक्सी हाइड्रेज है, कार्बोहाइड्रेजेज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए। लाइसेज की बात करें तो लाइसेज जो होता है ये कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। किसी सबस्ट्रेट से, अगर इसे, ये सबस्ट्रेट है, इसके अंदर में ये दो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या होता है, इस ग्रुप के बीच में आपस में ये बॉन्ड बन जाता है। ये जो एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच। तो फाइनली क्या हो रहा है कि ये एक्स और वाई के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन कार्बन क्या हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड बन रहा है। याद क्या रखना है लाइसिस के अंदर में, कि इसमें सबस्ट्रेट से ग्रुप का रिमूवल तो होता है, लेकिन मैकेनिज्म जो होता है अदर देन हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल जो होता है इसका, इसका एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना, एल्डोलेज। एल्डोलेज कहाँ पढ़ते हैं हम, एल्डोलेज पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस का एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्या हो रहा है कि एक एक क्लास के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस का एग्जाम्पल तो आ ही रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम का। तो जब आप फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, इसका क्या मतलब है, फ्रुक्टोज के साथ फर्स्ट नंबर पे और 6 नंबर पे क्या है, दो फॉस्फेट ग्रुप है, 1 पे भी है 6 पे, इसलिए बिस्फॉस्फेट कह रहे हैं हम इसको। तो ये जब टूटता है तो इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एल्डोलेज चाहिए। एल्डोलेज क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को तोड़ता है और क्या बनाता है, 3 PGL बनाता है, और इधर क्या बनाता है, धाप बनाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पे एल्डोलेज टूट कर ये बनाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो दो प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो दो इसका ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, आइसोमर होता है। तो एंजाइम यहाँ पे क्या हो गया, आइसोमेरेज लगेगा। तो एल्डोलेज क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और ये 3 PGL और DHAP बना रहा है, ठीक है। तो ये 3 PGL जो PGL होता है, ये क्या होता है, 3 कार्बन का होता है। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का था, DHAP भी 3 कार्बन का होता है। तो ये क्या होता है, फिर आगे जाकर DHAP जो होता है ये भी क्या होता है, PGL में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल, तो पहला ग्लाइकोलाइसिस में यही स्टेप है जहां से दो दो की संख्या में यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। आइसोमेरेज की बात करें तो आइसोमेरेज में क्या होता है कि ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर से रिलेटेड इसमें जो भी कैटलाइजिंग रिएक्शन होगा इसके अंदर इसको क्या कहेंगे, आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर हो, जियोमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर हो, उसको कैटलाइज कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आइसोमेरेज। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में म्यूटेज, ये भी आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही पढ़ते हैं, म्यूटेज। फिर उसके बाद क्या है, हेक्सो आइसोमेरेज। लाइगेज या सिंथेज कहाँ आप करते हैं, लाइगेज या सिंथेज। लाइगेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लाइगेज का क्या मतलब होता है, जोड़ना। सिंथेज मतलब कोई चीज बनाना, तो जोड़ के कुछ बना रहे हैं आप, ठीक है। दो कंपाउंड, ये दो सबस्ट्रेट है या दो कंपाउंड है, इसको क्या करने का, लिंक करने का जो काम करता है उसको हम क्या कह रहे हैं, लाइगेज एंजाइम कह रहे हैं। ये जो ज्वाइनिंग है, किस बॉन्ड को ये जोड़ता है आपस में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, कार्बन सल्फर बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को ये जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए तो सिट्रेट्स, एग्जाम्पल देखिए तो इसमें क्या है, सिट्रेट सिंथेज इसका एग्जाम्पल होता है। सिट्रेट सिंथेज को हम क्या कहते हैं, कंडेंसिंग एंजाइम कहते हैं। सिट्रेट सिंथेज को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसिंग एंजाइम कह रहे हैं।
फिर इसके बाद सिट्रेट सिंथेज जो होता है कंडेंसिंग एंजाइम होता है। सिट्रेट सिंथेज को कहाँ पढ़ते हैं आप? सिट्रेट सिंथेज को पढ़ते हैं क्रेब साइकिल के अंदर में। क्रेब साइकिल के अंदर में जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि लिंक रिएक्शन से आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन होता है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है या ऑक्जेलो एसिटेट कह दो आयनिक फॉर्म में, ऑक्जेलो एसिटेट के पास 4 कार्बन होता है। ये 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस्ड होता है और क्या बना देता है? 6 कार्बन वाला सिट्रेट बना देता है। इसलिए सिट्रेट सिंथेज को कंडेंसिंग एंजाइम भी कहा जाता है। सिट्रेट सिंथेज को कंडेंसिंग एंजाइम भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, क्रेब साइकिल के अंदर में आप पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? डीएनए लाइगेज है। क्या है? डीएनए लाइगेज। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आप क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज से यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस से। फिर यहाँ पे क्या होगा? लिंक रिएक्शन होगा और लिंक रिएक्शन से क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्योंकि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड था तो 2 बार लिंक रिएक्शन चलाना होगा और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या होता है? 2 ही कार्बन होता है, जबकि पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि लिंक रिएक्शन के अंदर में क्या हो गया? कहीं ना कहीं एक कार्बन का लॉस हो रहा है, तो ये कार्बन जो होता है ये CO2 बनकर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पर भी क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में जाएगा तो वो क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है ये आपस में कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है? सिट्रेट, 6 कार्बन वाला सिट्रिक, इसलिए इसको सिट्रेट सिंथेज कह रहे थे। डीएनए लाइगेज जो होता है बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं डीएनए लाइगेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो ये आपको मेनली ये याद रखना है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। प्रोटीन नेचर में भी मेनली उसका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर होता है। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए, इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ जाए, तो वो सारी जो होगी इन फैक्टर्स अफेक्ट करेगी एंजाइम की एक्टिविटी को। जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज, और दूसरा क्या है? चौथा क्या है? इनहिबिटर है। इसमें से इंपोर्टेंट जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंज और इनहिबिटर। तो ये ग्राफ हमने एनसीईआरटी से लिया है। इस ग्राफ के अंदर में सबसे पहला जो ये ग्राफ है टेम्परेचर वाला ग्राफ है। इस टेम्परेचर वाले ग्राफ को अगर हम देखें तो टेम्परेचर वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी है, तो ये भी एक तरह से ये क्या हो गया? एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे लिया गया वाई एक्सिस पे। फिर ये टेम्परेचर में आप ये क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो होता है कैसा बनता है? तो ग्राफ बनता है बेल शेप्ड का ग्राफ। कैसा बनता है? बेल शेप्ड ग्राफ। तो जो पीएच और टेम्परेचर का ग्राफ बनता है वो कैसा आता है? बेल शेप्ड का ग्राफ आता है। अब इसके अंदर क्या क्या देख पा रहे हैं? इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर ये वाला जो है इस वाले टेम्परेचर पे, इस वाले टेम्परेचर पे यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इस वाले टेम्परेचर पे मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। इस वाले टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होता है वो मैक्सिमम है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम है। तो इस टेम्परेचर को, यहाँ जो ये टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की डिफिनेशन एनसीईआरटी लिखती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद और ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले की जो कहानी है वो क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद देखो आप फिर भी एंजाइम एक्टिविटी घट रही है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले देखो फिर भी एंजाइम एक्टिविटी घट रही है। यहाँ भी एंजाइम एक्टिविटी घट रही है और इधर भी एंजाइम एक्टिविटी घट रही है। तो इस केस में भी यही है, पीएच के केस में भी यही है, इधर भी एंजाइम एक्टिविटी घट रहा है और यहाँ भी एंजाइम एक्टिविटी घट रहा है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इस केस में ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है। टेम्परेचर का ये जो कर्व आता है और पीएच का जो ये कर्व आता है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन के केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर ये कितना आना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर के इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, फिर ये पीएच वाला जो है यहाँ पे पीएच वाले में हम ये देखे हैं, पीएच के अंदर में भी ये जो पीएच होगा ये क्या होगा? ऑप्टिमम पीएच होगा। ये जो पीएच होगा ये पीएच क्या होगा? ऑप्टिमम पीएच होगा। ठीक है, और इस पीएच से इधर देखो यहाँ पे ये क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी? एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। और ये जो ऑप्टिमम पीएच है इससे इधर जाओ, ठीक है, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी घट रही है और इधर भी एंजाइम की एक्टिविटी घट रही है। ठीक है, पीएच जो होता है, पीएच ऑफ
जैसे कि ऑप्टिमम पीएच के बारे में अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी क्या करें सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमाइलेज है, सैलिवरी एमाइलेज, ये सैलिवरी एमाइलेज का पीएच कितना होता है? ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। ठीक है, 6.8 सैलिवरी एमाइलेज का क्या है? ऑप्टिमम पीएच है। यहाँ पे ये एफिशिएंटली वर्क करता है। टेम्परेचर में यहाँ पे ये एक और वैल्यू देखेंगे कि Q10 वैल्यू क्या होता है, उसको हम आगे देखेंगे। इफेक्ट जो हुआ पीएच का चेंज पे आपने ये देखा, टेम्परेचर के चेंज पे देखा। एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कि ये बताओ कि दोनों में तो क्या आ रहा है कि ग्राफ जो होता है वो कैसा आ रहा है? नैरो रेंज में आ रहा है। यहाँ पे ये नैरो, मोर नैरो कौन सा होता है, पीएच वाला या टेम्परेचर वाला? पीएच वाला जो होता है ये क्या होता है, इसका ग्राफ वेरी नैरो आता है, ये वेरी नैरो होता है। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पे यही है कि टेम्परेचर या पीएच में अगर ये देखें तो पीएच का जो ये आता है ग्राफ आता है वो थोड़ा ज्यादा नैरो होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पे कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है सबस्ट्रेट की, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट की एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिया, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, वी मैक्स लिया। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस एक्स एक्सिस पे है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट एक इंटरवल के बाद आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट होता जा रहा है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन फिक्स है, अब वी मैक्स जो होता है ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वी मैक्स जो होता है, वी मैक्स जो होता है किसी रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम, नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम। एंजाइम कितने हैं? एंजाइम अब एक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टेड भी हो सकता है। तो जो एंजाइम डिस्ट्रक्टेड हो गया उसको हम नहीं इसमें काउंट करेंगे। जो एक्टिव एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए रेडी है, उस एंजाइम को हम यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम पर यहाँ पे ये डिपेंड करता है। एक्टिव एंजाइम जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, वीमैक्स उतना बढ़ाएगा। एंजाइम, यहाँ पे ये एंजाइम है, जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम के जितना ज्यादा एंजाइम होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, वीमैक्स होगा। एंजाइम तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, सबस्ट्रेट क्योंकि बहुत ज्यादा है। सबस्ट्रेट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मानो कि यहाँ पे 5 सबस्ट्रेट है, कितना सबस्ट्रेट है, 5, ये सबस्ट्रेट है, 5 सबस्ट्रेट और एंजाइम 3 ही है। अगर ये 3 क्या करेगा, अगर ये सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा यहाँ पे तो बाकी तो ये सबस्ट्रेट बच जाएगा। एंजाइम का क्या होगा, मैक्सिमम रेट यही है इसका। एंजाइम तो क्या बोलेगा कि सब एंजाइम काम कर रहा है, मतलब मैक्सिमम रेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि फिर अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी रहे, कितना भी बढ़ा दो, क्या इस रेट को अफेक्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। तो वीमैक्स जो होता है वो नंबर ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 एंजाइम था, 4 एंजाइम था, मान लेते 4 एंजाइम था, 2 काम कर रहा था, ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा, 50% रेट हो जाएगा। या फिर ये कह दो कि वीमैक्स का क्या हो गया, आधा हो गया। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पे रेट जो होता है, वेलोसिटी जो होती है रिएक्शन की, वो क्या हो जाए, मैक्सिमम की आधी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, इस कंसंट्रेशन को कहते हैं केएम। केएम आपने देखा था कि माइकलिस कांस्टेंट एंड मेंटेन कांस्टेंट, माइकलिस एंड मेंटेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको पॉइंट किया था। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी को जरा देखिए, टेम्परेचर और इसमें क्या कहते हैं, तेजी से पढ़ते हैं। टेम्परेचर और पीएच में हमने ये देखा कि एंजाइम जनरली फंक्शन करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चेंज आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा पीएच भी क्या होता है, नैरो रेंज में होता है। ईच एंजाइम हैज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और उसके नीचे हमने बताया था कि उसके एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा या कम पे जाओ तो वो क्या हो जाता है, एक्टिविटी डिक्लाइन करती है। लो टेम्परेचर से क्या होता है, हाई टेम्परेचर से क्या होता है, ये देखते हैं यहाँ पे कि लो टेम्परेचर से क्या होता है कि टेम्परेचर अगर लो हो जाए, टेम्परेचर अगर मान लीजिए कम है, एंजाइम क्या होता है, प्रिजर्व्स टेम्पररली इन इनएक्टिव स्टेट। ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। क्या इनएक्टिव स्टेट में ये परमानेंटली चला जाता है? बिल्कुल नहीं, परमानेंटली नहीं जाता। ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में टेम्पोररली जाता है, टेम्पोररली इनएक्टिव स्टेट में जाता है। जबकि हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर हाई रहे तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की जो एंजाइम तो प्रोटीन नेचर का होता है, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। या फिर आप कह दो यहाँ पे क्या होता है, ये डीनेचर हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन नेचर है तो डीनेचरेशन इसका हो जाता है।
ठीक है, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे आपने देखा कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, पहले तो क्या होती है, बढ़ती है। रिएक्शन अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वीमैक्स कह रहे हैं, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो तो ये क्या होगा, रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट ज्यादा, एंजाइम कम है, और आफ्टर सैचुरेशन of these molecule there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules। अब फ्री एंजाइम बचा हुआ ही नहीं है तो क्या होगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा। अब अगले यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनहिबिटर की बात की है, तो इनहिबिटर को चलिए पहले हम देखते हैं। एंजाइम देखने, इनहिबिटर देखने से पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं नीट 2017 का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीट, तो होलो एंजाइम जो होता है ये किस चीज से मिलकर बना होता है। होलो एंजाइम आपने पढ़ा कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है क्या, सिंपल एंजाइम, एक होता है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड को ही आप क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम में क्या होता है, दो तरह का पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन वाला पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। प्रोटीन वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और नॉन प्रोटीन वाले एंजाइम, नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर भी आपने तीन तरह के पढ़े थे। कोफैक्टर में क्या हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, और को एंजाइम के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, और क्या होता है, मेटल आयन होता है। तो आप यहाँ पे देख लो, होलो एंजाइम क्या होगा, कंप्लीट एंजाइम। इसमें क्या होगा कि प्रोटीन वाला पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। प्रोटीन वाला पार्ट खोजिए, प्रोटीन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम। ये तो को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होना चाहिए, को एंजाइम, को फैक्टर। ये दोनों तो क्या हो गया, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, ये भी नॉन प्रोटीन है, और ये भी क्या हो गया, नॉन प्रोटीन हो गया। होलो एंजाइम, ये तो होलो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो सी और डी तो नहीं होगा, बचा ये दोनों। तो इसमें से देखो आप, एपो एंजाइम प्लस फिर होलो एंजाइम दे दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए नंबर। Q10 वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम देखते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी करते हैं। Q10 वैल्यू होता है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि Q10 जो होता है, जब आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हो, 10 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हो, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। या फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप कम करते हो, तो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, हाफ टाइम हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, और आपने उसको क्या कर दिया, 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो रेट क्या हो जाता है, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेट क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर उसी तरह से 30 से आप 20 पर गए, अब की बार क्या किया आपने, टेम्परेचर को डिक्रीज किया ना, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, और 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो रिएक्शन जो होता है क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, रेट इसकी हाफ हो जाएगी। टेम्परेचर जो होता है, फिर आप देखो 30 से 10 पे घटा, अब कितना हो गया, अब इसको 10 के, इसमें देखो कि 10 के मल्टीपल में, 30 से पहले क्या हुआ, 30 से पहले 20, 20 से फिर क्या हुआ 10, तो इसमें तो आधा हुआ होगा, कम कर रहे हैं ना, आधा हुआ, और इसमें भी आधा हो गया, तो टोटल कितना हो गया, हाफ इंटू हाफ, 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर देखो 15 से आप 35 पे जा रहे हो, टेम्परेचर कितना है, 15 से 35 पे जा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 15 से 35 पे जा रहे हो, तो 15 से क्या हो गया, 25 पे जाओगे, फिर 35 पे जाओगे, तो ये क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ बढ़ा, और ये 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस के कारण 2 टाइम्स हुआ, ये भी 2 टाइम्स हुआ, तो ओवरऑल कितना हो गया, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आसान है Q10 वैल्यू। एंजाइम इनहिबिशन को देखते हैं पहले, फिर हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एंजाइम इनहिबिशन या इनहिबिटर कहते हैं, ये 2 टाइप का होता है। होता क्या है, पहले ये देखिए, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि एंजाइम के साथ क्या करता है, एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इनहिबिटर कहते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है, इनहिबिटर 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉम्पिटेटिव, एक है कॉम्पिटेटिव, उसको कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, और दूसरा क्या, नॉन कॉम्पिटेटिव, सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, डायरेक्ट एंजाइम को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है वो। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के दौरान क्या होता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट की शेप, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। ये इनहिबिटर जो होता है इसमें रिसेम्बलेंस शो करता है, स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस शो करता है, और इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट एनालॉग, सबस्ट्रेट की जैसा दिखने वाला ये इसमें इनहिबिटर होता है। रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है कि ये एंजाइम है प्लस इनहिबिटर, एंजाइम जब इनहिबिटर के साथ मिलता है तो ये जो होता है, ये इनहिबिटर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है इनहिबिटर होता है। मतलब कि आप एंजाइम की जगह, यहाँ पे इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट को बढ़ा दो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन जो होता है, सबस्ट्रेट
इसमें आने लगेगा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, तो ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। पहला जो इसमें दो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है, और ये समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये दोनों। सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनते हैं, सबसे पहले कहाँ पढ़ा आपने इस रिएक्शन को, सक्सिनेट से फ्यूमरेट पढ़ा आपने क्रेब्स साइकिल के अंदर में। क्रेब्स साइकिल के अंदर में आपने पढ़ा था सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बनता है, एफएडी से एफएडीएच2 भी बनता था, यहाँ पे क्या बनता था, एफएडी से एफएडीएच2 भी बनता था यहाँ पर। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के लिए एंजाइम चाहिए सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज चाहिए। इनहिबिटर जो होता है इसका कौन होता है, मेलोनेट होता है। मेलोनेट और सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनना है तो मेलोनेट जो होता है ये सबस्ट्रेट एनालॉग होता है इसका सक्सिनेट का, तो सक्सिनेट के जैसा ये स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस शो करता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम केमिकल नहीं है ये, इनहिबिटर इससे मिलता जुलता है सक्सिनेट से, और ये क्या करता है कि मेलोनेट जो होता है ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम फिर से इस सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करो, सक्सिनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, हम फिर से इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से इसको कॉम्पिटिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सक्सिनेट और मेलोनेट, जैसे कि यहाँ पे एक एंजाइम है, ये मान लो कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या आया, सबस्ट्रेट ये आया, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में आपके पास सक्सिनेट है, और ये जो इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिटर होता है, हमने क्या किया कि सबस्ट्रेट एनालॉग होता है, तो ये मेलोनेट है एग्जाम्पल के लिए, ये दोनों क्या होता है, देखने में एक जैसा लग रहा है। एंजाइम क्या होता है कि ये इससे बाइंड करना चाहता है, ये भी इससे बाइंड करना चाहता है, एक दूसरे में ये दोनों में क्या है, आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, आपने पहला क्या देखा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बन रहा था, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से उसमें एफएडीएच2 भी बन रहा था, ग्लाइकोल, ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन था ये, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या हो रहा था, मेलोनेट जो होता है इनहिबिट कर रहा था किसको, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज को। फिर उसके बाद क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बैक्टीरिया के ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड का प्रीकर्सर जो होता है वो क्या होता है, पाबा होता है, एक होता है गाबा, एक होता है पाबा। गाबा कहाँ पढ़ा था आपने, गाबा याद करो कहाँ पढ़ा था, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, तो गाबा आपने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। पाबा जो होता है इसमें क्या है, पारा एमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये प्रीकर्सर होता है। फॉलिक एसिड को ये क्या करता है, बनाता है, और ये फॉलिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो डिजीज अगर काउज करना है इस बैक्टीरिया को, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा फॉलिक एसिड बनाएगा। फॉलिक एसिड बनाएगा किससे, पाबा से, और पाबा से मिलता जुलता जो एक ड्रग होता है वो क्या है, सल्फा ड्रग है। तो सल्फा इंपोर्टेंस क्या है इसका, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखो कितना अच्छा है इसका, कि सल्फा ड्रग, इसको हमने क्या किया, एक ड्रग बना लिया। इस सल्फा ड्रग को पाबा के जैसे मिलता जुलता है, एंजाइम आएगा और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम से क्या होगा, सल्फा ड्रग आकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जब ये जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू द Vmax एंड Km वैल्यू, Vmax का क्या हो रहा है और Km वैल्यू का क्या हो रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर में आप क्या देख पा रहे हो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर में ये देख रहे हो कि बस कॉम्पिटिशन है, एंजाइम को कोई हार्म नहीं कर रहा है, एंजाइम को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। एंजाइम अगर पहले 10 था तो एंजाइम अभी भी क्या है, 10 ही है, बल्कि सबस्ट्रेट क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट 5 है, इनहिबिटर 10 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट का इनहिबिटर जो होता है एंजाइम से जुड़कर उसके काम को रोक रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो इसलिए Vmax पे कोई असर नहीं पड़ेगा, Vmax अनचेंज्ड है। सबस्ट्रेट, अब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की जगह किसको ढो रहा है, अब वो इनहिबिटर को ढो रहा है, लेकिन Vmax जो होता है वो क्या अनचेंज्ड है। तो Km वैल्यू इसमें क्या होगा कि हम इसको ओवरकम करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इस तरह के इनहिबिशन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाए एंजाइम से जुड़ने की। तो Km वैल्यू क्या होता है इसके इसमें बढ़ता है। तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, Vmax अनचेंज्ड रहता है, Km बढ़ जाता है। दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को देखें तो ये दो टाइप की होती है। पहला तो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल ही देखने को मिलता है मोस्टली। तो इरिवर्सिबल में देखिए तो इनहिबिटर, आई फॉर इनहिबिटर है यहाँ पे, तो इनहिबिटर आप क्या करें कि इनहिबिटर ये बाइंड करता है, इरिवर्सिबली बाइंड करता है, नाम ही इरिवर्सिबल। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन तो नहीं होने वाला, इरिवर्सिबल अदर देन द एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट के अदर देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिव साइट से नहीं जुड़ रहा है। वहां पे क्या हो रहा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर में, एक्टिव साइट से यहाँ पे ये जुड़ने का काम कर रहा था, तो अब ये एक्टिव साइट से यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं जुड़ रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि परमानेंट चेंज इन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंटली चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, आपने एक्टिव साइट को ही चेंज कर दिया, ठीक है, एक्टिव साइट को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंजाइम का, तो Vmax क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
वीमेक्स कम हो रहा है, एंजाइम कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, एंजाइम की रिएक्शन जो है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वीमेक्स कम हो जाएगा। क्या केएम पे कोई असर पड़ रहा है क्या? केएम अनचेंज्ड है, ठीक है, केएम अनचेंज्ड है। साइनाइड की बात करें तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड बाइंड करता है कॉपर सेंटर ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। आपने पढ़ा था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो होता है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को जोड़ने का काम करता है। इसमें 2 कॉपर सेंटर होता है। ये जो कॉपर सेंटर के साथ साइनाइड जो होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है। और साइनाइड जब बाइंड करता है तो इसको क्या करता है, एक तरह से ये जो मैकेनिज्म है कौन सा है, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो ये है इरिवर्सिबल। एक बार गया तो खत्म, ठीक है, एक बार गया तो इंजाइम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बीमैक्स घट जाएगा। लेकिन एग्जांपल देखिए, एक जगह आपने पढ़ा था साइनाइड रेसिस्टेंट रिस्पायरेशन कहाँ होता है। साइनाइड रेसिस्टेंट रिस्पायरेशन का क्या मतलब है कि साइनाइड जो होता है कुछ नहीं कर पाएगा। साइनाइड एक तरह से यहाँ पे क्या पॉइजन की तरह काम कर रहा है। साइनाइड क्या होता है, वैसे भी पॉइजन होता है, ठीक है, ये साइनाइड पॉइजन है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि साइनाइड रेसिस्टेंट जो रिस्पायरेशन हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, स्पेनिच के अंदर में और पी प्लांट के अंदर में। नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल देखें तो नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल मोस्टली क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इंजाइम जो होता है ये इंजाइम है, ठीक है, और ये क्या सबस्ट्रेट है। इंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट होता है। इंजाइम के पास क्या होता है, एक्टिव साइट के अलावा भी क्या होता है, एक साइट होता है। ये सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये इंजाइम है, इंजाइम, और यहाँ पे ये क्या सबस्ट्रेट है। तो इंजाइम के पास क्या हो रहा है, इंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा, ये एक्टिव साइट है जहां सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट होता है जहां पे क्या होता है, इनहिबिटर जाकर जुड़ता है। इस साइट को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। द साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज नोन एज, यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट है ये एलोस्टेरिक साइट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, एलोस्टेरिक साइट ये कंट्रोल करता है एक्टिव साइट को। एलोस्टेरिक साइट क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिव साइट को। तो इस कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन 2 तरह का हो सकता है, नेगेटिव मॉड्यूलेशन और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। नेगेटिव और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो नेगेटिव मॉड्यूलेशन और पॉजिटिव देखिए अगर हम, तो नेगेटिव मॉड्यूलेशन में आपको क्या पढ़ना होता है, नेगेटिव मॉड्यूलेशन में फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज का नाम सुना है आपने। एंजाइम जो होता है थर्ड स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस के थर्ड स्टेप में आपने ये देखा होगा। ग्लाइकोलाइसिस के थर्ड स्टेप में आपने इस एंजाइम को देखा होगा। ये जो होता है फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज पेसमेकर एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस का। फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज को एक्सेस ऑफ एटीपी, अगर एटीपी एक्सेस मात्रा में है, एटीपी एक्सेस है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज को। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एलोस्टेरिक साइट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक नेगेटिव मॉड्यूलेशन हो गया एक तरह से। फिर दूसरा जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यही फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज जो एंजाइम है, इसको एक्सेस ऑफ एएमपी, अभी क्या है, एएमपी एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एड्रोसिन मोनोफॉस्फेट है। और यहाँ पे क्या था, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी जो है इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो नेगेटिव मॉड्यूलेशन है ये। और एएमपी जो होता है मोनोफॉस्फेट, ये इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये पॉजिटिव मॉड्यूलेशन हो गया। अब इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव मॉड्यूलेशन आपने यहाँ पे देखा, तो नेगेटिव मॉड्यूलेशन के बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट इनहिबिशन क्या होता है। प्रोडक्ट इनहिबिशन या इसी को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। प्रोडक्ट के द्वारा इनहिबिशन, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, तो इसको प्रोडक्ट इनहिबिशन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का ये एग्जांपल है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना। ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, एटीपी का खर्च कर रहे हैं। एटीपी का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, एडीपी और आईपी। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया ये। इंजाइम है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। इंजाइम क्या है, हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये वर्क कर रहा है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है हेक्सोकाइनेज को। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो ये क्या कर देगा, नेगेटिव फीडबैक डालता है ये, ठीक है, और इसको इनहिबिट कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, या प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं, या रेट्रो इनहिबिशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म देख रहे थे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आपको ये देखना होता है कि द टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये क्या होता है, 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर में क्या देखते हैं हम कि कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन होता है, और एनाबॉलिज्म के अंदर में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। एनाबॉलिज्म के अंदर में यहाँ पे सिंथेसिस देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, ये होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे में मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे एक सिंगल रिएक्शन नहीं होता है। मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन होता है, जिसमें मेटाबोलाइट्स कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। मेटाबॉलिक बेसिस जो है लिविंग के लिए, वो क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे में 2 तरह की चीजें होती है। पहला तो क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, और दूसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है। दोनों का हम एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसमें।
तो सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका एग्जांपल दिया हुआ एसिटिक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड, और यहाँ से क्या बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, एसिटिक एसिड सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक, ये एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में क्या हो रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड हमारे स्केलेटल मसल में बन रहा है लैक्टिक एसिड। तो इसको क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। ये एनाबॉलिक में क्या होता है कि एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिलेटेड जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के अंदर में, एनाबॉलिज्म के अंदर में क्या होता है, इसमें एनर्जी का कोई चीज अगर बन रहा है तो उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और कैटाबॉलिक में अगर कोई चीज टूट रहा है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीज जो होता है हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है एनर्जेटिक के अंदर में कि बायो एनर्जेटिक्स जो होता है ये किससे रिलेटेड है, तो आप एनर्जी रिलेटेड है ये। अब हम बात करते हैं लिविंग स्टेट के बारे में। लिविंग स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं कि लिविंग स्टेट में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ब्लड कंसंट्रेशन जो होता है ग्लूकोज का वो कितना होता है, तो 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। अब पुराना जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पे करेक्शन है, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर में डाटा कुछ अलग दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लो कि 4.2 इंटू 4.2 से लेके 6.1 मिलीमोल पर लीटर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड कंसंट्रेशन जो है ग्लूकोज का वो कितना है, 4.2 से 6.1 मिलीमोल है। जबकि हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, कितना होता है, नैनोग्राम पर एमएल में होता है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में जो डाटा है उस डाटा को आप एक बार देख लेना, 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पुराने में थोड़ा सा कुछ अलग दिया हुआ है। स्टेडी स्टेट की बात करते हैं अब, इसमें स्टेडी स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपको पता है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कहती है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर में तो लगातार क्या होती है, कंटिन्यूअस वर्क चलता रहता है, कंटिन्यूअस वर्क की जरूरत है। तो वहां पे क्या होता है, वर्क के लिए ये जो कंडीशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम को हम प्रिवेंट करते हैं, इसको रोकते हैं। तो ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिविंग स्टेट में कैसी कंडीशन होनी चाहिए, लिविंग स्टेट जो होती है वो कैसी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, ताकि क्या हो सके, कंटिन्यूअस वर्क हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग स्टेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म जो होती है ये सिनोनिमस है, कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिविंग स्टेट, अगर लिविंग स्टेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा, तो लगातार क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस इसमें वर्क करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस वर्क है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, कंटिन्यूअस वर्क, वर्क के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किससे मिलता है, मेटाबॉलिज्म से। तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म इसलिए सिनोनिमस है क्योंकि मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन से क्या होता है, वर्क के लिए जरूरी होता है, और ये वर्क जो होता है किस कंडीशन में होती है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, जो कि लिविंग स्टेट होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ पीवाईक्यू करते हैं, तो पीवाईक्यू चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू। तो पहला पीवाईक्यू यहाँ पे ये है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द। हमने बताया था कि वो सारी एंजाइम जो होती है, वो एंजाइम क्या होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। प्रोटीन के लिए हमने बताया था टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ फैट, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गलत। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2011 AIPMT में आया हुआ है, द कर्व गिवन बिलो शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी with relation to 3 condition। पहला है pH, temperature and substrate concentration। pH, temperature, substrate concentration। तो what do we do axis, इसमें xy क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है कि ये जो कर्व है एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, रिलेशन टू 3 कंडीशन हो सकता है, pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ किसका है, तो इस ग्राफ को आप देख रहे हो तो ग्राफ कैसा आ रहा है, बेल शेप का कर्व आ रहा है। और बेल शेप का जो कर्व आता है किसके अंदर आता है, आपको पता है बेल शेप का जो ग्राफ आता है वो किस में आता है, वो 2 चीज में आता है, pH में आता है और दूसरा क्या, टेम्परेचर में आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे पीएच या टेम्परेचर, पीएच या टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। चलिए वाई एक्सिस पहले देख लेते हैं, पीएच वाई एक्सिस पे गलत, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये दोनों हो सकता है, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे नहीं लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए टेम्परेचर या पीएच, तो टेम्परेचर मिल गया। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा नहीं होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगा। क्या मिल गया आपको, 2 नंबर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आपने देखा था कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के पास क्या होता है, कुछ मेटल आयन होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। तो जो मेटल आयन होते हैं, नियासिन विटामिन है ये, कॉपर, जिंक, आयरन। आयरन में आपने देखा था क्या, कैटेलेज और पेरोक्सीडेज। यहाँ पे क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए आपने क्या पढ़ा था, जिंक पढ़ा था, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट वाला जो स्ट्रक्चर बनता है सबस्ट्रेट का, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन में कब बनता है, फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। अच्छा कैसा होता है ये, परमानेंट और स्टेबल होता है, परमानेंट नहीं होता है, स्टेबल भी नहीं होता है,
ट्रांजिएंट होता है, बिल्कुल होता है, स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल नहीं होता है, परमानेंट होता है, नहीं परमानेंट नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, बिल्कुल होता है, ट्रांजिएंट और अनस्टेबल, तो 4 ऑप्शन जो होता है ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2013 में आया हुआ है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। तो कोएंजाइम जो होता है आपको पता है कि वो क्या होते हैं, विटामिन डेरिवेटिव होते हैं। बस हो गया। जैसे कि आप देखते हैं एनएडी देखते हैं, एनएडीपी देखते हैं, ये क्या है, कोएंजाइम, इसको कोएंजाइम 1 कहते हैं और इसको कोएंजाइम 2 कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो होता है क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ओ। यहाँ पे विटामिन, कौन सा विटामिन है, नियासिन, नियासिन डेरिवेटिव होता है, तो ये जो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए और देखते हैं हम क्या है एनसीईआरटी। अगले वीडियो के अंदर में एनसीईआरटी रीड के वीडियो में हम एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू हमने कर लिया, थैंक यू। नेक्स्ट में हम एनसीईआरटी रीड करेंगे और थोड़ा कुछ और पीवाईक्यू देखेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।